वेक्टर में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर के एडिशन का मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस मतलब उन दोनों वेक्टर्स को हम लोग जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा और जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। लास्ट क्लास में भी मैंने लास्ट में इसको जल्दी से बता दिया था, तो अभी हम लोग उसको जल्द एक बार देख लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। लेट से हमारे पास अगर दो वेक्टर हैं, कोई भी दो वेक्टर की हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं जिनको ऐड करना है। ये कोई वेक्टर है हमारे पास ए। अच्छा, वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है और कभी कभी ना इनके टेल और हेड का नाम दे देता है। जैसे मान लीजिए इसका नाम दिया गया ए और इसका नाम दिया गया बी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये हमारा ए बी वेक्टर हो गया। समझ में आ रहा, इसको क्या पढ़ेंगे, ए बी वेक्टर। अलग अलग तरीके से हो सकती है चीजें। मान लीजिए इस तरीके से भी मार्क कर दे रहा हूं, ये कोई दूसरा वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, सी डी वेक्टर। तो ऐसे भी नाम हो सकते हैं। तो इस तरह से कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। दो वेक्टर हमने लिया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थोड़ा सा सीधा ही बनाता हूं मैं ताकि डायग्राम बनाते समय आपको आराम रहे। ये वेक्टर बी, इन दोनों का जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा, दोनों के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है, तो हमें बताना है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो इन दोनों को अगर मुझे पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ना है, हम लोग ज्यादातर आप देखेंगे पैरेललोग्राम मेथड ही हम लोग यूज करेंगे एडिशन वाले मेथड्स में। तो अगर हम लोग पैरेललोग्राम मेथड से बनाने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, ये हमारे पास हो गया वेक्टर ए। वेक्टर ए को मैंने वापस बना लिया, ऑलमोस्ट लेंथ उतनी ही रखी मैंने, पैरेलली शिफ्ट कर दिया गया। और इसके दोनों के टेल को क्या करना है, एक जगह ज्वाइंट करना। पैरेललोग्राम मेथड में ही होता है। तो बी वेक्टर को उठाइए और ए वेक्टर के टेल के साथ उसको मैच कराइए। तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर बी। इसकी लेंथ उतनी ही रखनी है, पैरेलली शिफ्ट करके मैंने यहाँ पर रख दिया। अच्छा, इन दोनों को पैरेललोग्राम का क्या मान लेना है, एडजेसेंट साइड, और आपको इनको मिलाते हुए पैरेललोग्राम पूरा कर देना है। तो हम लोग पैरेललोग्राम पूरा कर दे तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या हो जाता है इस केस में, रिजल्टेंट हो जाता है दोनों का जो ज्वाइंट है, यहाँ से डायगोनल ड्रॉ कीजिए। यहाँ से डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो क्या यही आएगा, ये हमारे पास आ गया। और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम। अच्छा, ए और बी के बीच का जो हमारे पास एंगल था, एंगल बिटवीन ए एंड बी, लेट्स से वो कितना दिया हुआ था, थीटा। तो दोनों के टेल एक जगह है, उस समय जो उन दोनों के बीच का एंगल होगा वही ए और बी के बीच का एंगल हो जाएगा। एक चीज और, इसमें पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, और ये लाइन कट कर रही है तो ये एंगल, इसको थोड़ा सा आगे में एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये एंगल भी हमारे पास थीटा हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा काम करना है हम लोग को। यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करें हम लोग, तो क्लियरली देख सकते हैं इस राइट एंगल, हमें इस आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू निकालनी है। ए के मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को या तो ऐसे लिखा जाएगा या फिर सिंपली ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग करना फ्रीक्वेंटली ये यूज करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो ऐसे भी लिखेंगे। ये लिखना थोड़ा टाइम कम लगेगा और आसान भी है, यहाँ थोड़ा जगह भी ज्यादा लगेगा और लिखने में टाइम भी लगेगा। तो हम लोग ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिंपली ए से लिखेंगे, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बी से लिखेंगे। तो क्लियरली देखिए, ये ए है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वेक्टर बी ही लिख सकते हैं। और लेंथ की बात करें तो ये बी हो गया। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में, मैं अलग से चाहूं तो बना सकता हूं, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, कल बताया भी गया था, ये 90 डिग्री है, ये वाला बी है, इसको मैं लिखूं एक्स और ये वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप साइन थीटा यूज करेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, वाई बाई बी। तो वाई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, बी साइन थीटा। और एक्स की बात करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी कॉस थीटा। कोई डाउट है? नो सर। आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी b sin थीटा और x की वैल्यू हो जाएगी b cos थीटा। तो क्लियरली देखिए यहाँ पर ये b है, यहां से यहां तक ये वाली लेंथ कितनी, b cos थीटा और ये वाला b sin थीटा। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए आप, इस बड़े वाले ट्रायंगल में इसका कुछ नाम रख दे रहा हूं मैं, पी क्यू आर जो भी लिखना है, लेट से इसका नाम ओ रख देते हैं, ये नाम हो गया पी और इस वाले एंड का नाम रख देते हैं क्यू। इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ओ पी क्यू। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो इस 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस है आर, इस आर का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, अभी मुझे केवल उस लेंथ से मतलब होगा, समझ में आ रहा है ना, अभी हम लोग इसका अलजेब्रिक तरीका लिखना है, केवल मैग्नीट्यूड वाला टर्म, मतलब ये कितना हो जाएगा, देखिए यहां से यहां तक ए और ये है बी कॉस थीटा, तो ये वाली लेंथ ए प्लस बी कॉस थीटा, ये वाली लेंथ ये मैं ओ पी क्यू में लिख रहा हूँ शॉर्ट में समझने के लिए, ये है बी साइन थीटा और इसका मैग्नीट्यूड कितना आर, यही रिलेशन है ना अभी इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर ओपी का ओक्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर ये आर स्क्वायर है। तो हमारे पास देखिए आर क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab बी कॉस थीटा, ये हो गया पूरा टर्म और साथ में ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम काफी आसान है, इसमें कुछ भी बड़ा टर्म नहीं है, आराम से हम लोग चीजों को कर सकते हैं। अब क्लियरली देख सकते हैं, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, इनको एक साथ कर लेंगे तो क्या कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है, यहां से बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहां से बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारे पास हो गई आर स्क्वायर की वैल्यू। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या टर्म आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अगर दो वेक्टर है, अच्छा ये तो आर स्क्वायर आ गया, सिंपली आर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा इधर अंडर रूट चला जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पर थीटा क्या है, थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या है, एंगल है। तो हमेशा इस रिजल्ट को याद रखना है आपको, दो वेक्टर जो एक दूसरे पे थीटा एंगल से क्या हो, एक दूसरे पे थीटा एंगल हम बना रहे हैं हमारे पास, तो उन दोनों को अगर ऐड करेंगे उन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन क्या वेक्टर का हमें डायरेक्शन भी बताना होता है, यस सर, हमें वेक्टर का डायरेक्शन भी बताना होता है। तो हम लोग दोनों क्वेश्चंस कर लेते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, इसका नोट्स भी शेयर हो ही गया है, यहाँ तक आई थिंक नोट शेयर हो गया था, इसके बाद वाले स्टेप तक भी। इसको मिटा दें लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को, किसी को कोई डाउट? नो सर। रितांशु कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट आया ना उसका एंगल बताना होगा। अब आप बोलोगे एंगल किस तरीके से बताना होगा, रिजल्टेंट का हमें इस तरह से आंसर पूछा जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है और रिजल्टेंट वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली देखिए, ये है रिजल्टेंट वेक्टर और ये है वेक्टर ए, ये रिजल्टेंट वेक्टर और ये है वेक्टर ए, दोनों का टेल एक जगह पर है क्या? आर वेक्टर और ए दोनों का टेल एक जगह पर है, तो इनके बीच में जो ये एंगल होगा, क्या इसी को बोलेंगे हम लोग एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर? यस सर।
Yes, sir. लेट्स से ये वाला एंगल कितना है, अल्फा है, तो मैं यहाँ पर अल्फा को बोल देता हूँ, अल्फा क्या है, अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड ए। रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, अगर अल्फा है तो इस अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी जाएगी। तो क्वेश्चन किस तरह का, अच्छा थीटा किसके बीच का एंगल था, वेक्टर B ए और और R, वेक्टर वेक्टर बी A के and बीच B. का एंगल। आप जब भी पूछा जाएगा ना कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन होगा, रिजल्टेंट वेक्टर बताइए, तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकालना होगा और रिजल्टेंट वेक्टर का ये वाला एंगल निकालेंगे और ये एंगल निकाल के लिखेंगे हम लोग। मान लीजिए ये वैल्यू आ गई 10 और ये वाला एंगल अल्फा आ गया 30 डिग्री, तो क्या आंसर लिखेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है और रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ये लिखने का तरीका होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो वो ज्यादा आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अल्फा को निकालने की कोशिश करते हैं इसी वाले ट्रेंगल में, इस बड़े वाले ट्रेंगल में ही ढंग से देखिए। इस बड़े वाले ट्रेंगल की बात करें हम लोग, इन ट्रेंगल ओ पी क्यू राइट एंगल ट्रेंगल है, tan अल्फा कितना हो जाएगा इस बड़े वाले ट्रेंगल में, tan अल्फा, इस अल्फा के सामने ये वाला एंगल 90 है, 90 के सामने ये हाइपोटेनियस हो गया, ये क्या हो लगा, परपेंडिकुलर। क्या लिखेंगे, पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू। समझ में आ रहा है क्या, क्यू की वैल्यू कितनी, पी क्यू इज बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई व्हाट इज ओ क्यू, A plus B cos थीटा। तो हमें जो ये अल्फा का, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। लेकिन ये तो एंगल नहीं है, tan अल्फा है। इनवर्स ट्रिगोमेट्री में जिन्होंने भी क्लास की है, नहीं भी की है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अगर ये tan अल्फा इतना है ना, तो अल्फा को ऐसे ये लिखा जाता है, बस लिखने का तरीका क्या होगा, इसको tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब आप बोलोगे ये ऐसे लिखा क्यों जा रहा है, ये लिखने का तरीका होता है। मैं आपको कुछ ये बता देता हूँ जिनको इनवर्स नहीं आ रहा। अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इस एंगल को लिखना होगा ना, तो लिखने का तरीका होगा साइन इनवर्स एक्स। समझ में आ रहा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है नहीं होती है अभी सब आपको मतलब नहीं है। इनवर्स समझ में आ रहा है, लिखने का तरीका, एंगल यहाँ पर थीटा है, अगर ये ऐसे लिखे होते हैं तो थीटा को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, इधर देखिए, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो इस 30 डिग्री को ना ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। समझ में आ रहा है सबको, ये दोनों एक ही चीज लिखी गई है, ये डिग्री में और ये भी एंगल है, एंगल को इनवर्स ट्रिगोमेट्री के फॉर्म में लिखा जाता है, ये बाद में आपको बता। किसी को इसमें कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है, तो हमें इस इनवर्स से डरने की जरूरत नहीं है, ये अल्फा है। हम लोग करेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे tan अल्फा। क्या निकालेंगे, tan अल्फा। मान लीजिए आपने निकाला tan अल्फा और आपकी वैल्यू आ गई √3, तो अल्फा को क्या लिखेंगे, मान लीजिए आपको √3 की वैल्यू नहीं पता थी कितना tan होता है ये, तो इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स √3। किसी को कोई कंफ्यूजन, ठीक है, बस इतना ही हम लोग के लिए। अच्छा, अब कभी कभी ये भी हो सकता है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो इस फॉर्मूले से निकल गया, रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, उस अल्फा को आपने लिख दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि रिजल्टेंट वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, क्या रिजल्टेंट बी के साथ भी एंगल बनाएगा ना, इधर देखिए, बी वेक्टर और रिजल्टेंट क्या दोनों का टेल एक जगह पर है, दोनों का टेल एक जगह पर है। इस एंगल को अगर मैं बोल दूं ये एंगल कितना है, बीटा है, ये एंगल कितना है, बीटा है। तो एक चीज आप क्लियरली देख सकते हैं, लिखने के दो तरीके होंगे, क्या बीटा को हम लोग थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, यस सर, लिख सकते। यस सर। थीटा को बीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं। दूसरा तरीका, अभी मैं इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करके ही, मैं कभी कभी ना आपके पास ये फिगर नहीं रहेगा, कभी कभी आपके पास ये इमेज नहीं रहेगी, तो किस तरीके से चीजों को रटना है, याद करना है। इधर देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि बीटा किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड बी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, तो इधर देखिए tan बीटा को क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका, यहाँ देखिए tan अल्फा को जो लिखा गया है ना,
tan अल्फा, अल्फा किसके साथ एंगल था, r का a के साथ, जिसके साथ वो एंगल बना रहा है ना r वेक्टर, उसमें कोई साइन कॉस का टर्म नहीं है। देखिए a के साथ बना रहा था तो a नीचे है और इसमें कोई साइन कॉस नहीं है, और दूसरा जो बच गया उसी में साइन कॉस लगा है। दूसरा बचा वेक्टर b, b के साथ साइन का टर्म ऊपर है और कॉस का टर्म नीचे है। ये रटने का तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए कैसे लिखा जाएगा इसको। ये बीटा किसके साथ एंगल है, r का b के साथ, तो b में कोई भी साइन कॉस नहीं लगेगा। बचा a के साथ साइन कॉस का टर्म लगना है, a के साथ साइन का टर्म ऊपर और ये वाला टर्म नीचे। समझ में आ रहा है क्या सबको? अभी मैं इसको कैलकुलेट भी कर दे रहा हूँ, बिना कैलकुलेट किए भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ये सबको? यस सर। ठीक है। और हाँ, ये मैं बता भी दे रहा हूँ, ये रटने का तरीका मैंने बताया किस तरीके से। बीटा एंगल पे मैं आ रहा हूँ वापस, इधर देखिए, ये एंगल बीटा है, ये वाला एंगल बीटा है। इस एंगल को हमें लिखना है, तो हम लोग जैसे यहाँ पर ऐसे करके आगे बढ़ा के एक्सटेंड किए थे ना, ये एंगल बीटा होगा तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा। यस सर। कुछ करना नहीं है, इसको दोबारा मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। अच्छा, अभी के लिए ये फॉर्मूला सबको याद आ रहा है? रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल, रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल ये है, जिसके साथ एंगल है ना उसको देखिए, नीचे मैंने लिखा कोई साइन कॉस नहीं, फ्री लिखिए। दूसरा बच गया बी, बी को ऊपर और नीचे लिखना है, ऊपर साइन नीचे कॉस। समझ में आ रहा है? ये बीच नीचे ऐड में आएगा और यहाँ पर ये अकेले। बीटा एंगल है किसके बीच का, आर का वेक्टर बी के साथ, तो बी वेक्टर में कोई साइन कॉस नहीं होगा, यहाँ डिवीजन में नीचे कर दीजिए। समझ में आ रहा? बचा ए के साथ साइन कॉस लगेगा, साइन वाला किधर ऊपर और कॉस वाला किधर नीचे। बस ये फॉर्मेट आपको रट लेना है तो याद रहेगा। एंगल आप भूल भी जाओगे, ये डायग्राम नहीं भी रहेगा। ये तो किसी को नहीं भूलता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इवन ये भी नहीं भूलता है, कभी कभी रिजल्टेंट का दूसरे वेक्टर के साथ एंगल दे देता है, तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नो सर। ऑल दो एंगल का हमें बहुत ज्यादा अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग इसके क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब हमारे पास कुछ भी अगर किसी भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। हमारे पास लेट से क्वेश्चन दिया जा रहा है, इफ रिजल्टेंट ऑफ, या फिर मैं डायरेक्टली सिंबल के फॉर्म में लिख देता हूं क्वेश्चन आपको। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है हमारे पास। और ए प्लस बी जो इनका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी वेक्टर, ये दिया हुआ हमारे पास। ये दोनों बराबर है और इन दोनों का रिजल्टेंट, इनको भी जोड़ दिया जाए तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, ये भी किसके बराबर है, मान लीजिए इसको लिख दे रहा हूं मैं एफ है, और ये वैल्यू भी कितनी है, एफ है। समझ में आ रहा है क्या? दो वेक्टर, ये हो गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये हो गया वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ए और बी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया है। और बोला गया कि जो उन दोनों का रिजल्टेंट है, आर जो रिजल्टेंट है ए प्लस बी, रिजल्टेंट को कैसे लिखेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को दोनों तरफ क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, एफ के बराबर ही है। या फिर मैं इसको अगर लैंग्वेज में लिख दूं तो ऐसे लिख देता हूं, एंड रिजल्टेंट and magnitude of resultant of A and B, A और B का जो रिजल्टेंट है वो भी कितना है, is F। तो हमें बताना है then find angle between A and B, ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है?
मैंने थोड़ा शुरू में ही बड़ा क्वेश्चन लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। दो वेक्टर, अब यहाँ पर देखिए मैं कोई डायग्राम नहीं बनाने जा रहा हूँ, बिना डायग्राम के भी ये बन जाएगा। किस तरीके से, इधर देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए और बी वेक्टर बराबर है और उन दोनों का रिजल्टेंट भी उसी के बराबर है। रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी का क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही पढ़ाया गया ना। और हमें दिया हुआ क्या है, हमें बोला गया है कि ए का जितना मैग्नीट्यूड है, बी का जितना मैग्नीट्यूड है, उतना ही मैग्नीट्यूड आर का है। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है। और हमें से क्या पूछ दिया गया है, इस थीटा की वैल्यू बताइए। थीटा किसके बीच का एंगल हो जाएगा, ए और बी के बीच का। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, ये भी क्या है एफ, इसको भी क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर की जगह पर एफ स्क्वायर, बी की जगह पर भी एफ स्क्वायर। ये कितना हो गया, 2 इंटू एफ इंटू एफ इंटू कॉस थीटा। क्या थीटा निकल जाएगा, निकल जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। इधर देखिए ये हो गया एफ स्क्वायर, ये कितना होगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों तरफ क्या कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो ये कितना, सॉरी ये एफ ही है, स्क्वायर करेंगे तो ये एफ स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा क्या, इधर से स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ चुका है। इसको लेफ्ट में ले लीजिए, तो एफ स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर और ये हो जाएगा 2f स्क्वायर कॉस थीटा। ये हो गया माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर कॉस थीटा। एक एफ स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया ना, तो कितना बचा, इस 2 को नीचे भेज दीजिए, -1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। ये पढ़ाया गया है क्या, कॉस थीटा की वैल्यू -½ आ जाए तो थीटा कितना होगा। अब देखिए ये वैल्यू याद रहे तो आपके लिए बेहतर चीज है। वैसे भी दो वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल कहां से कहां तक 180 से ज्यादा हो नहीं सकता है। और कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा अगर मैं पूछूं आपसे cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2। 90 के बाद फिर ना उसी ऑर्डर में वो रिवर्स हो जाता है। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो ये है cos 120 डिग्री। समझ में आ रहा, खैर ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा एंगल्स के लिए। हमने एक एग्जांपल लेके बताया कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऑल दो हम लोगों ने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं लिया है, हम लोग इसमें और इजी क्वेश्चंस लेके भी इसको बना सकते हैं। समझ में आ रहा सबको, यस सर। किसी को इसमें कोई डाउट, नो सर। ठीक है। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आप लोग इसका आंसर बताइए। फिर इसमें हम लोग किस किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, और इसमें क्या क्या कंडीशंस और हो सकती हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर मैथमेटिकल एनालिसिस की जो अलग कंडीशंस थी ना, उस कंडीशंस को भी हम लोग अप्लाई करके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अच्छा हम लोग बात करें, मान लीजिए दो वेक्टर दिया जा रहा है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमें दिया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों बराबर हैं, इतना ही ले रहा हूं मैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, बराबर है। आपको जो मन करे यहाँ पर वैल्यू लिखने के लिए आप लिख सकते हैं। फाइंड आर वेक्टर इन दोनों के बीच में। अच्छा इन दोनों के बीच का एंगल भी ले लेते हैं, थोड़ा सबसे आसान केस पहले लेता हूं। एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 45 डिग्री या 90 डिग्री। थोड़ा आसान करते हैं पहले। फाइंड, इसका मतलब समझ में आया, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ऐसे लिखेंगे। या फिर लैंग्वेज में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड एंगल बिटवीन
रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। सबको क्वेश्चन समझ में आया? दो वेक्टर है ए और बी, दो वेक्टर है ए और बी, कुछ वैल्यू लिखनी है तो लिख देता हूं, इनको कुछ भी मानना है मान लीजिए, लेट से एफ ही बोल दे रहा हूं मैं। दो वेक्टर है ए एंड बी, कितनी वैल्यू है? ए की वैल्यू भी एफ, बी की वैल्यू भी एफ। तो हमें बताना है, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा, और रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा। प्राची क्वेश्चन समझ में आ रहा है? रितांशु, रोमांशु, कोई डाउट इसमें? जल्दी सॉल्व कीजिए सब लोग। हम लोग इसको डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते हैं। कितना आया रिजल्टेंट? हाँ बिल्कुल सही है। √2x(f) लिखो तो √2f हो जाएगा, ये x होता तो √2x लिखते। चलिए सही है, आपने जो भी अज्यूम किया। एंगल बताइए, रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा? आंसर आ गया बाकी लोगों का भी? निशांत, मुस्कान, निखिल, √2f। चलिए सही आंसर है तन्वी। आर की रिजल्टेंट वेक्टर को क्या लिखेंगे? √a1² प्लस b1² सॉरी a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, जहां थीटा किसके बीच का एंगल? ए और बी के बीच का एंगल। हाँ बहुत लोग के आंसर सही आ गए हैं। तो जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, ए की जगह पर कितना? f², बी की जगह पर f² प्लस 2f cos थीटा, थीटा की जगह पर कितना? 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अब देखिए इस चैप्टर में अब आपको एक ही तो लग रहा होगा कि यहाँ पर ये एंगल वाले टर्म बार बार आ रहे हैं, तो आप एंगल्स को ना याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है। 0 से 90 के बीच में जितने स्टैंडर्ड एंगल है, अभी मैं लास्ट में फिर से एक बार टेबल में लिख दूंगा, उनको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि अब उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी यूज होने की। 0 से 90 और 90 से 180 के बीच वाला स्टैंडर्ड एंगल भी अगर याद कर पाओगे तो ये अच्छी बात है आपके लिए, बिकॉज अब बार बार उनको तोड़ के उनको फॉर्म में लेके आओगे आपको टाइम लगेगा। समझ में आ रहा? तो कोशिश कीजिए 0 से 90 वाला तो आपको याद ही है, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। 0, 30, 45, 60, 90, उसमें ऐड और क्या कर लेना है आपको? 120, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। इन एंगल्स की वैल्यू, इन एंगल के साइन कॉस टैन, बाकी सबको नहीं, साइन कॉस टैन की वैल्यू आप क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए। खासकर कॉस तो जरूर याद होना चाहिए, बिकॉज आपको दिख रहा है कि कॉस हर फॉर्मूले में आएगा ही आएगा। तो ये टर्म कितना हो जाएगा आपको? ये हो गया 2f² और ये हो जाएगा 2f² cos 90, तो ये टर्म पूरा 0 ही हो गया, 0 ही कर दें तो कितनी वैल्यू आ गई? रूट हटेगा तो ये √2 हो जाएगा और f² है तो f हो जाएगा, तो √2 × f, ये हमारे पास हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और एंगल की बात करें, किसके साथ एंगल? ए के साथ। तो हमने मान लीजिए लेट एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर इज अल्फा। कितना एंगल है? अल्फा। तो tan अल्फा अभी अभी पढ़ाया गया, tan अल्फा को क्या लिखेंगे? मैं जानबूझ के पूरा लिख रहा हूं, जितनी बार आप लिखेंगे ना उतनी बार फॉर्मूले यूज होंगे, जितनी बार फॉर्मूले यूज होंगे आपको फॉर्मूला जल्दी जल्दी याद होता जाएगा। ए के साथ एंगल है तो ए में साइन कॉस नहीं लगाएंगे, नीचे लिखेंगे, बच गया बी, बी का टर्म ऊपर, ये क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा और नीचे बी कॉस थीटा। सबको समझ में आ रहा है? यस सर।
वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। थीटा की जगह पर क्या रखना है? अल्फा। ये हो गया बी साइन 90। थीटा किसके बीच का एंगल है? ए और बी के बीच का एंगल। अल्फा हम लोग निकालने जा रहे हैं, समझ में आ रहा? अच्छा, इसकी बात करें, ए की जगह पर कितना? ए की वैल्यू भी एफ है और बी की वैल्यू भी एफ है, तो यहाँ पर ये हो गया एफ, ये हो गया एफ और ये प्लस एफ कॉस 90। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कॉस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 और कॉस 90 होता है 0, तो ये हो जाएगा f इंटू 1 और ये हो जाएगा f प्लस 0। f बाई f बच गया, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। tan अल्फा कितना आ गया? 1। अच्छा, tan अल्फा कितना 1 होता है? 45 होता है ना, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। तो यहाँ से आपको वैल्यू आ गई अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा? 45 डिग्री। बी के साथ कितना बनाएगा? 45 ही बनाएगा। ध्यान कीजिए, डायग्राम याद होगा आपको, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट हो रहा था, ये ए के साथ एंगल और ये बी के साथ एंगल, टोटल ये थीटा है, ये 45 हो गया, तो थीटा माइनस 45 कर देंगे। थीटा यहाँ 90 है, तो 90 माइनस 45 कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, इसमें ना एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जल्दी कीजिए। और ये जो क्वेश्चन होगा इसका रिजल्ट हमेशा के लिए याद रखिएगा। अभी जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं इसका रिजल्ट हमेशा आपको याद रखना है, इसलिए कि आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग इसको यूज नहीं, इसके सीधे रिजल्ट को ही यूज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, या फिर आप चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो। हमें क्या बताना है? दो इक्वल वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड एफ, वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड भी एफ, ठीक, एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। कितना है? थीटा। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। अभी वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आंसर किसके फॉर्म में है? थीटा के फॉर्म में। और यहाँ पर हम लोग जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीजें पढ़े थे ना, उसको यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग किस तरीके से इसको, अभी जो किए हम लोग वही है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जब भी इस तरह का फॉर्मेट आएगा हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग सीधे डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ये वीडियो जहां पर एंड होगा ना, सब लोग वहीं से रीज्वाइन कर लीजिएगा। इधर देखिए, कुछ नहीं करने की जरूरत है, सीधे रिजल्टेंट पहले निकालते हैं। रिजल्टेंट हमें निकालना होगा, तो रिजल्टेंट कितना होगा इसकी बात करते हैं। कितना लिखा जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए की जगह पर एफ स्क्वायर, बी की जगह पर भी एफ स्क्वायर, यहाँ पर 2ab, ए की जगह एफ, ये भी एफ और ये cos थीटा। पास नहीं हो रहा है ना? जहां पर होगा आप बता दीजिएगा। पिछली बार इस थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू दी गई थी, इस बार नहीं है। यहाँ देखिए क्या होगा, ये है 2f स्क्वायर और ये हो जाएगा 2f स्क्वायर cos थीटा। यहाँ से 2f स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ही कॉमन लें तो कितना बचेगा? यहाँ से 1 और यहाँ से cos थीटा। ये क्या है? ये सब r है, ये सब चल रहा है r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इधर देखिए, अब r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया हमारा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। और अभी तो f बाहर हो सकता है और कुछ भी बाहर यहाँ हमें दिखने वाला नहीं है। इसको देखिए, मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा बाई 2 के फॉर्मेट में, ये फॉर्मूला पढ़ाया गया आप लोग को, 1 प्लस कॉस 2 थीटा।
1 प्लस कॉस 2 थीटा। और पढ़ाते समय मैंने बोला भी था ये डायरेक्ट यूज करेंगे। जिनको अभी नहीं पता है अभी केवल लिख लीजिए, अभी इसको मिटाने के बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये कैसे आएगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ाया गया है। Yes, sir. तो अगर मैं 1 प्लस कॉस थीटा को लिखना चाहूँ, देखिए ये 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिखा जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा को, ये जो एंगल है उसका आधा इधर हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको यूज कीजिए यहाँ पे, क्यों यूज कर रहे हैं वो समझ में आ जाएगा आपको। ये हो गया 2f स्क्वायर। और 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये टर्म कितना हो जाएगा, अंदर में देखिए ये 2 इंटू 2 स्क्वायर, Yes, या फिर 4 लिखना है तो 4 लिख दीजिए। ये हो गया एफ स्क्वायर और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब क्या रूट से बाहर आ जाएंगे सारे टर्म। Yes, sir. ये 4 रूट से बाहर आएगा तो कितना होगा, 2F. 2 एफ स्क्वायर